बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो हमारा टॉपिक है DAG। सबसे पहले हमने इसे डिस्कस करना है। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो DAG होता क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास DAG का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, ये असल में क्या बला होती है, इसे हम देखेंगे। तो इससे पहले असल में प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं, आपने एक प्रोग्राम बनाया C++ में, C# में, जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, कुछ ब्लॉक। आपको पहले पता होना चाहिए ब्लॉक होता क्या है। आप जब क्या करते हैं, सपोज एक फंक्शन बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट के दरमियान, आमतौर पर जो भी आप बनाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक तरह का ब्लॉक ही होता है। तो आपने सपोज एक, ठीक है, ऐड का फंक्शन बनाया और उसके अंदर आपने कोई पैरामीटर पास करवा दिया और उसके अंदर जाकर आपने, जब आपको पता है फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी और एंड होगी, तो ये आपके पास पूरा क्या है, एक ब्लॉक है। और इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ब्लॉक क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि DAG करता क्या है। तो हम बता रहा है कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज अ टूल। ठीक है, क्या होता है, एक टूल होता है दैट डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स। अब ये होता है ब्लॉक का, तो आपको बता दिए जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे शो करने के लिए हम क्या करते हैं, DAG को यूज करते हैं। आपने जब कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करनी है कंपाइलर के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि कंपाइलर के अंदर जो DAG है डायरेक्टेड, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एसाइक्लिक ग्राफ जो है ये क्या करता है, ये असल में एक टूल के तौर पर काम करता है जो कि डिपिक्ट करता है, शो आउट करता है जो बेसिक ब्लॉक्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर। ओके, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हेल्प टू सी द फ्लो ऑफ वैल्यूज। हम देख रहे हैं कि फ्लोइंग अमंग द बेसिक ब्लॉक्स। ठीक है, आप देखें एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, ठीक है, वैल्यू जा रही होती है, दूसरे से किसी और में भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने जब मेन, ठीक है, फंक्शन था, मेन ब्लॉक था, उसमें से आपने एक फंक्शन को कॉल किया, आपने कुछ पैरामीटर को उधर पास कर दिया, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, उसी के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ भी हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास DAG है ये क्या कर रहा है, ये बेसिक ब्लॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे डिपिक्ट कर रहा है। और इससे फायदा क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है समझने के लिहाज से कि जो फ्लोइंग होगी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के दरमियान, डाटा वगैरह किस तरीके से, वैल्यूज वगैरह किस तरीके से क्या कर रही होंगी, फ्लो कर रही होंगी, ट्रांसमिट हो रही होंगी, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे पहुंचेंगी। एंड ऑफर्स ऑप्टिमाइजेशन टू, और उसके साथ साथ क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी, ठीक है, परफॉर्म हो रही होगी, ऑफर हो रही होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं DAG प्रोवाइड्स इजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बेसिक ब्लॉक्स। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिक ब्लॉक्स के ऊपर इजी ट्रांसफॉर्मेशन असल में प्रोवाइड कर रहा होता है। ब्लॉक्स वो बता रहे हैं कि आगे हम देख रहे हैं कि DAG कैन बी अंडरस्टूड हियर। अब हम देख रहे हैं कि जब हम DAG को, ठीक है, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट बना, ठीक है, बताए हुए हैं, आपके पास नोट्स में मौजूद होंगे। अभी तक आपने क्या देखा, अब आपको हमेशा पता होना चाहिए DAG होता क्या है। कभी भी आपसे पूछा जाए इसके बारे में, रटे लगाने वाला काम नहीं है, सिंपल सी बात है। DAG है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। हमने कहा कि जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ये एज अ टूल काम कर रहे हैं। हमने कहा इससे क्या फायदा होता है, हमने कहा कि जो मुख्तलिफ बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उनके दरमियान वैल्यूज वगैरह कैसे पास आउट हो रही होती है, उनका फ्लो कैसे होता है वो, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, हेल्प, ठीक है, हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी, ठीक है, क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। हमने देखा DAG जो होता है ये असल में इजी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। और फिर हम देख रहे हैं 3 पॉइंट जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, DAG को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा, वो बता रहा है कि लीफ नोड्स represent identifier names are constants etc। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो DAG होगा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा, इसके अंदर जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो ये ट्री की फॉर्म में होगा। तो इसके अंदर हमने कहा जो, ठीक है, लीव्स होती हैं, लीफ नोड होती हैं, ये किस चीज को शो करेंगे, लीव्स आपको बताया हुआ है। आपको पता है अगर एक ट्री की फॉर्म में आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे ऊपर ऊपर उसमें क्या होता है, रूट होता है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में क्या होते हैं, लीव्स होती हैं, दरमियान में पेरेंट चाइल्ड वगैरह हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लीफ नोड होते हैं वो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये आइडेंटिफायर्स, नेम्स, कांस्टेंट्स एक्सेट्रा, इन चीजों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंटीरियर नोड्स जो होती हैं रिप्रेजेंट करती हैं ऑपरेटर्स को। इंटीरियर नोड्स क्या होती हैं,
इंटीरियर नोड्स का मतलब इधर यही है कि जो कोई भी नोड जिससे आगे क्या होंगे, चाइल्ड बन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रूट है, उससे 2-3 ठीक है चाइल्ड बन रहे हैं, फिर आगे जो उसके साथ ठीक है हमारे पास नोड्स आ जाएंगी, उनसे मजीद। तो हमारे पास इट मीन्स के हमारे पास एक नोड है, उसके लेफ्ट पे भी एक एरो जा रहा है और दूसरी राइट पे भी, तो उसके साथ जो लेफ्ट और राइट एरो के बाद नोड बनेंगे वो आपको पता है चाइल्ड होते हैं, और जो इन दोनों के ऊपर पेरेंट के तौर पर है इसी को हम इंटीरियर नोड कहेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे पास चाइल्ड या हम कह सकते हैं कि लीफ नोड होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं, हमने कहा कांस्टेंट नेम या आइडेंटिफायर एक्सेट्रा। हमने कहा कि जो इंटीरियर नोड्स होते हैं ये ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप अभी डायग्राम में देखेंगे आपको पता चलेगा, जो इंटीरियर नोड होगी वो आप क्या करेंगे, सपोज एडिशन है, प्लस का सिंबल है, माइनस का है, तो वो आप क्या करेंगे इंटीरियर नोड के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, डिस्प्ले कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है कि इंटीरियर नोड्स आल्सो रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन आर द आइडेंटिफायर नेम्स वेयर द वैल्यूज आर टू बी स्टोर्ड आर असाइंड। अच्छा देखिए, हमने कहा एक चीज तो ये है कि इंटीरियर नोड्स हमेशा क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल जिनमें कोई रिजल्ट स्टोर हो रहा होता है वो वेरिएबल भी जब रिप्रेजेंट करना होगा तो देन आप क्या करेंगे, इंटीरियर नोड के तौर पर उसे ठीक है क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, अब ये 5 a में स्टोर हो गया, तो ये जो a है अब ये भी आप इंटीरियर नोड के तौर पर यूज करोगे। हमने कहा कि हमारे पास जो वैसे लीफ नोड्स के तौर पर है वहां पर तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि कोई आइडेंटिफायर, कांस्टेंट्स, ठीक है, कोई भी हम वेरिएबल वगैरह मतलब मुख्तलिफ चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो इंटीरियर नोड्स हैं ये क्या करेंगे, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेंगी। और हमने कहा कि जो इंटीरियर नोड्स ठीक है ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेंगी, उसकी जगह कोई ऐसा आइडेंटिफायर भी आ सकता है जिसके अंदर कोई रिजल्ट स्टोर होगा, जिसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी गई होगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दी हुई है, आपको ठीक है नजर आ रही होगी, जरा ये ओपन कर लें। इधर तक समझ आ गया सबको? जी डियर स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गया सबको? जल्दी से बता दें मुझे। ओके गुड। तो हमने डीएजी स्टार्ट किया है डायरेक्टेड ठीक है एसाइक्लिक ग्राफ। अब हम इसकी एक एग्जांपल ठीक है क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें लीफ नोड्स क्या कर रही है, इंटीरियर नोड्स कर रही है, डीएजी असल में कर क्या रहा है। तो सब लोग जरा ठीक है ये एग्जांपल ओपन कर लें, सबके पास एग्जांपल ओपन होनी चाहिए। ओके, अब जरा देखें हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें आपको नजर आ रहा है टी नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी है। फिर आप देख रहे हैं कि टी वन इज इक्वल टू जो टी नॉट है प्लस सी है, और डी इज इक्वल टू जो टी नॉट और टी वन में रिजल्ट आएगा, ये दोनों इसमें चले गए। अब आपने जब इसे क्या करना है, डीएजी की मदद से रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपको नजर आ रहा होगा। आपने सबसे पहले जो टी नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी है इसे सॉरी इसे रिप्रेजेंट कैसे किया, हमने इसे रिप्रेजेंट किया। आपको नजर आ रहा है कि आपने एक नोड बनाई, उसके साथ दो ठीक है एरो सिंबल्स बनाए, और आपने देखा जो आपके पास नोड है वो प्लस के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके एक साइड पे है और दूसरी साइड पे बी है। तो आपके पास ये जो नोड है इसी के साथ आपने T0 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इधर क्या होगा, जिसमें रिजल्ट जाएगा वो आपके पास यही ठीक है, इधर वो भी लिख सकते हैं आप, इसी से मतलब उसी लेबल से आप क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी होने के बाद टी नॉट के अंदर रिजल्ट जा रहा है। तो आपने डीएजी की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करने आपको समझ आ गया होगा। अच्छा आगे मजीद जाते हैं। अब आपने देखा कि आपके पास है टी वन इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सी। अब आपने एक तरफ टी नॉट पूरा लिखा, आपने लिखा ए प्लस बी टी नॉट है ये, उसके बाद इससे ऊपर एक एरो सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, T1 है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ठीक है नोड के ऊपर प्लस है और उसके बाद दूसरी तरफ C है। तो इट मींस T नॉट प्लस C हो रहा है इधर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कैसे बनेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। और एक चीज का क्या रखना है, आप डीएजी के अंदर अगर इधर गौर करें तो आपके जो एरो सिंबल्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप इसमें गौर करें, आप अभी जो T1 इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सी की है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो A और B है इससे एरो सिंबल जा रहे हैं प्लस की तरफ, फिर प्लस और C जो है इन दोनों से एरो सिंबल जा रहे हैं अगेन प्लस की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गई है?
ओके, नंबर 3 पे देखें जरा, हमने लिखा कि हमारे पास मतलब जो एग्जांपल थी उसमें लिखा हुआ है कि d इज इक्वल टू टी नॉट प्लस T1। अब जो T0 का रिजल्ट था और T1 का रिजल्ट था, इन दोनों को आपने ऐड किया और d, ठीक है, वेरिएबल है उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया। तो अब आप देखें आपके पास क्या है, प्लस का सिंबल सबसे ऊपर आपने लिखा और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आपके पास जो T0 था और T1 था ये दोनों सेम एज आ गए। अब आपने जो T1 का रिजल्ट है उसे भी प्लस की तरफ ले गए और जो T0 का रिजल्ट है उसे भी प्लस की तरफ ले गए ऊपर की तरफ। तो ये आप शो कर रहा है कि D इज इक्वल टू T0 प्लस T1। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसके अंदर DAG कैसे बनाया जा रहा है, डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। हमने कभी भी ग्राफ बनाना है, आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसे आप DAG की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो अब आपको ये काम आना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने DAG के बारे में एक्सप्लेन, ठीक है, क्या किया, डिस्कस कर लिया। इधर से समझ आ गया सबको? जल्दी से बता दें कि आपको DAG की समझ आ गई है, इसकी एग्जांपल की समझ आ गई है, जल्दी से, आई एम वेटिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके गुड, ठीक है, गुड। तो अब हम, ठीक है, मजीद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जरा दोबारा देख लें DAG को, हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। हमने कहा DAG क्या होता है, हमने कहा DAG डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो होता है ये असल में एक टूल होता है जो कि क्या करता है, डिपिक्ट करता है किस चीज़ को, हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स को। हमने कहा कि ये हेल्प करता है जिससे आप देख सकते हैं जो फ्लो ऑफ वैल्यूज है मुख्तलिफ बेसिक ब्लॉक्स के दरमियान, उसे आप देख सकते हैं। और फिर हमने देखा जो DAG होता है डायरेक्टेड रिसाइक्लिंग ग्राफ, असल में हम क्या कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है बिल्कुल इजी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन बेसिक ब्लॉक्स कैसे कैसे हो रही होगी। और फिर हमने देखा कि हमारे पास जो DAG होता है इसके बारे में 3 पॉइंट्स आपने पढ़े। हमने देखा कि इसके अंदर पहला पॉइंट आपने ये डिस्कस किया कि जो लीफ नोड्स होती हैं उस पे हमेशा क्या होता है, कोई आइडेंटिफायर्स, कोई कॉन्स्टेंट्स, कोई नेम एक्सेट्रा हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो इंटीरियर नोड्स होते हैं, हमने कहा इंटीरियर नोड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा कि जो इंटीरियर नोड्स होते हैं ये असल में ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा कि इंटीरियर नोड्स के ऊपर, जो पॉइंट नंबर 3 है, हमने कहा इंटीरियर नोड्स के ऊपर आप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वेरिएबल, वो आइडेंटिफायर जिसके अंदर आपने कोई रिजल्ट रखा होता है, जिसमें आपने कोई वैल्यू असाइन की होती है, वो आप इधर क्या करते हैं, लेबल के तौर पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे जो आपने जहन में रखने हैं। ओके, उसके बाद आपने बाकायदा एक एग्जांपल ली है और उससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि DAG कैसे कैसे बनेगा। ओके, नेक्स्ट जरा आ जाए सब लोग, ओपन कर लें। अब हम पढ़ने वाले हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। तो हम देखेंगे कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। सब लोग जल्दी से ओपन कर लें। जी डियर स्टूडेंट, जल्दी से ओपन कर लें। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन ओपन कर लें सब लोग। आपकी जो GR है ये फ्री वाला नेट यूज करती है, इसलिए हर वक्त नेट पर इश्यू रहता है इसका। तभी आप क्या करें, पैसे भी भर लिया करें। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। पीप होल ऑप्टिमाइजेशन ओपन कर लिया सबने? ओके गुड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। हम देख रहे हैं कि पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले देखें, हम देख रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है क्या करती है, दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वर्क लोकली ऑन द सोर्स कोड। जो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन है ये सोर्स कोड के ऊपर लोकली क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। किस लिए? टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन ऑप्टिमाइज्ड कोड। ठीक है, ऑप्टिमाइज कोड में ट्रांसफर करने के लिए, सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज कोड में ट्रांसफर करने के लिए क्या करती है, लोकली वर्क करती है। पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हमने कहा कि जो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या करती है, हमने कहा पीप होल ऑप्टिमाइजेशन असल में लोकली वर्क करती है सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, हमने कहा इनटू, हमारे पास जो ऑप्टिमाइज, ठीक है, फॉर्म होगी उस लिहाज से। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाय लोकली मीन, अच्छा इसमें लोकल का मतलब क्या है। लोकल का मतलब आपको, जैसे आप एक फंक्शन बना लेते हैं, सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया पूरा, उसके अंदर आपने 3 फंक्शन बनाए हुए हैं, तो हर फंक्शन की जो बॉडी और
ठीक है, उसकी जो बॉडी एरिया होता है उसके अंदर जो वर्क हो रहा होता है ये लोकल ही होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, लोकल के लिहाज से हम देखेंगे लोकल क्या होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि बाय लोकली वी मीन अ स्मॉल पोर्शन, ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ कोड ब्लॉक एट हैंड। आप जिस कोड में इस वक्त मौजूद हैं, जो आप कोड आपके पास एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कोड कोई भी होगा वो आपके हैंड में, उसे हम क्या करते हैं, लोकल के लिहाज से रेफर करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि दीज मेथड्स कैन बी अप्लाइड ऑन इंटरमीडिएट कोड्स। ये जो मेथड्स होते हैं इंटरमीडिएट कोड के ऊपर भी यूज हो सकते हैं, एज वेल एज ऑन टारगेट कोड्स, ठीक है, टारगेट कोड के लिए भी यूज होते हैं। तो हमने क्या कहा, एक तो ये है कि आपके पास बिल्कुल सोर्स कोड है, फिर दरमियान में वो इंटरमीडिएट कोड बना, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टारगेट कोड बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में जब, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड में जब कन्वर्ट करना, वहां पर भी यूज होती है मेथड, और उसके साथ साथ टारगेट कोड पर भी यूज होते हैं। A bunch of statements is analyzed and are checked for the following possible optimization। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कुछ हम चीजें देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है। तो इधर तक आपने क्या देखा, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल से 3 पॉइंट आपने पढ़े। हमने कहा कि जो हमारे पास पीपल ऑप्टिमाइजेशन है ये एक ऐसा तरीकाकार है जो कि क्या करता है, लोकली काम कर रहा होता है और सोर्स कोड को हमने देखा कि ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट करता है। और फिर हमने देखा कि लोकल का मीनिंग हमने क्या लिया इधर, कि हमारे पास जो कोड का एक स्मॉल सा पोर्शन इन हैंड होगा जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है वो आपके पास क्या कहलाएगा, हम उसे लोकल के लिहाज से, ठीक है, ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि दीज मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन, हमने कहा कि ये जो मेथड्स होती हैं आप इंटरमीडिएट जो हमारे पास कोड होगा, ठीक है, वो जो पोर्शन है वो जो स्टेप है वहां पर भी आप इसे यूज करेंगे, और टारगेट कोड जो होगा वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और फिर हम अब देखने वाले हैं कि हमारे पास रिडंडेंट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन कैसे होगी। जरा ये सब लोग ओपन कर लें। जी डियर स्टूडेंट, सबने ओपन कर लिए है, जल्दी से बता दें सबने ओपन कर लिए है। ओके गुड। तो अब हम, ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास जो है कि रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन कैसे होगी। आपके सामने नोट्स मौजूद होंगे, इसमें जरा देखें, वो हमें बता रहे कि एट सोर्स कोड लेवल द फॉलोइंग कैन बी डन बाय द यूजर, ठीक है, जो सोर्स कोड लेवल है वहां पर जब रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन होगी तो ये कौन करेगा, हमने कहा ये प्रोग्रामर खुद करेगा, यूजर खुद करेगा। ओके, तो रिडंडेंट एलिमिनेशन कैसे परफॉर्म होगी उस लिहाज से हम देखेंगे। अब आपको ये 4 ब्लॉक ऑफ कोड नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप जब एक फंक्शन बनाएंगे तो आप ये चारों ब्लॉक ऑफ कोड देखेंगे, ये क्या करेंगे, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो चारों ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सेम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर आपने क्या किया, आपको नजर आ रहा है कि इंट है जो रिटर्न डेटा टाइप है फंक्शन की, फंक्शन का नेम एड टर्म, ठीक है, आपके पास है, सॉरी एड 10 आपके पास फंक्शन का नेम है। उसके बाद उसके अंदर आपको नजर आ रहा है एक पैरामीटर पास हो रहा है और उसकी रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर है। तो हम एक फंक्शन देख रहे हैं, उसके अंदर हमने कहा रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंट है, उसका नाम क्या है, एड 10। हमने कहा कि उसके अंदर जो पैरामीटर है वो एक्स है और उसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं आपको जो इस फंक्शन की बॉडी नजर आएगी उसके अंदर क्या नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर इंट y और z, आपने 2 वेरिएबल इधर डिक्लेयर किए, फिर आपने 10 की जो वैल्यू है y को असाइन कर दी है, आपने लिखा y इक्वल टू 10 और आखिर में सेमीकोलन आपको नजर आ रहा है, तो इट मींस क्या होगा, ये जो 10 है ये y को असाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, जो पैरामीटर आपके पास आया था, ठीक है, फंक्शन को जब कॉल किया गया वहां से आपको नजर आ रहा है x एक पैरामीटर है। अब आपने जो y के अंदर 10 था, जो x और y दोनों है, इन दोनों को ऐड किया और z में रख दिया। जब आपने इसे z में असाइन कर दिया तो देन आपने रिटर्न कर दिया z को। तो ये क्या करेगा, ठीक है, जो नंबर्स हैं 10 नंबर्स हैं, ये जितने भी ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, आपके सामने है। अब ये x और y में जो रिजल्ट होगा उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अच्छा, इधर हम असल पॉइंट क्या देखेंगे, आपको इसमें आखिर में जब हम ब्लॉक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारा काम ऐसा हो रहा था जो हम ना करते तो फिर भी हो जाना था। अब ये चारों ब्लॉक ऑफ कोड सेम काम करेंगे। पहला, ठीक है, पहला जो ब्लॉक ऑफ कोड है आई थिंक वो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन हमने देखा
जिसके अंदर आपने दो वेरिएबल लिए y और z, दोनों की डाटा टाइप आपने इंट रख दी। उसके बाद आपने y को 10 असाइन कर दी है। देन आपने x और 10 को, ठीक है, जो आपके पास जो 10 y में था उन दोनों को ऐड किया और आपने इससे z में रखा और फिर आपने z को रिटर्न कर दिया। ठीक है, पहला ब्लॉक समझ आ गया है। पहला ब्लॉक आपको समझ आना चाहिए क्योंकि आगे वाले ब्लॉक में हमने क्या करना है, इसी में चेंजिंग करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके गुड। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें देखें आपने क्या चेंजिंग की। अब ये जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है आउटपुट इसकी भी सेम आएगी, लेकिन अब हमने इसमें क्या किया है कि जो रिडंडेंट का मतलब होता है कि जो आप क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा होता है, तो लिहाजा वो हमने क्या करना है, इसके अंदर खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिहाज से आप देखेंगे इसके अंदर आप क्या चीज आपने खत्म करनी है। आपने देखा इसके अंदर आपको इंट एड 10 फंक्शन का नेम है, रिटर्न डेटा टाइप इंट है और एक उसके अंदर पैरामीटर x पास किया जा रहा है और उसमें आपको नजर आ रहा है जो x है उसकी रिटर्न डेटा टाइप भी इंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर आपने इंट में एक y लिया। अब आपने z का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया जो आपने पहले ब्लॉक ऑफ कोड में डिक्लेयर किया था। अब आपने क्या किया, आपने y का एक वेरिएबल लिया, आपने 10y को असाइन कर दिया और आपने y इज इक्वल टू आपने x प्लस y कर दिया। अब आपने जो x में वैल्यू थी जो y में थी उन दोनों को ऐड किया और ये रिजल्ट किस में चला जाएगा, y में। ध्यान में रखिएगा अगर आप प्रोग्राम में लिखते हैं a इज इक्वल टू 10 तो जो 10 है ये a के अंदर स्टोर हो जाता है किसी ना किसी लोकेशन पे जाकर, जिसका नाम क्या होता है, a होता है। फिर आप अगर लिखते हैं a इज इक्वल टू 15, अब ये 15 जाकर एक ही जगह पे स्टोर होगा। इट मींस के जो 15 है वो एक ही जगह पे स्टोर होगा तो पहले वाला 10 खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी हो रहा है कि आपने पहले y इज इक्वल टू 10 किया तो y की जगह 10 स्टोर हो गया, फिर आपने किया y इज इक्वल टू x प्लस y, तो इट मींस के क्या होगा, आप x प्लस y का जो रिजल्ट बनेगा y की जगह जाकर ये स्टोर हो जाएगा, पहले वाला रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो अब आपको z का वेरिएबल जो था वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपका काम वही का वही हो गया। अब आपने क्या किया, y को रिटर्न कर दिया। जी दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड समझ आ गया सबको? जी डियर स्टूडेंट, सबको समझ आ गया दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ओके गुड। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड में क्या काम हो रहा है। अच्छा देखिए, आप थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड में आप कुछ और भी क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो एक्स्ट्रा आ रही है उनको आप खत्म कर देंगे जो कि खाम हमें लिखनी पड़ रही है, हालांकि उसके बगैर भी क्या हो सकता है, हमारे पास आउटपुट सेम आ सकती है। तो हम देखने जा रहे हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप जरा देखिए, आपके पास थर्ड ब्लॉक ऑफ कोड में नजर आ रहा होगा इंट एड 10 और उसके बाद पैरेंथेसिस में आप नजर आया इंट x जो आपका वेरिएबल का, ठीक है, इसमें शुरू में आपके पास जो रिटर्न डेटा टाइप है वो इंट है, फंक्शन का जो नाम है वो एड 10 है और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x पास हो रहा है और उसकी रिटर्न डेटा टाइप भी क्या है, इंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बॉडी स्टार्ट होगी फंक्शन की, तो उसके अंदर आपने इंट में एक वेरिएबल लिया y और इसे आपने इनिशियलाइज कर दिया 10। आपने y लिया और डायरेक्ट 10 जो है वो इनिशियलाइज कर दिया है। आपने y लेने के बाद उसके बाद आगे जाकर 10 असाइन नहीं किया बल्कि डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने रिटर्न कर दिया x प्लस वाई। आपने जो पहले परफॉर्म करते थे कि x और y को जमा करके फिर y में रखा, फिर आपने उसे y को रिटर्न कर दिया, अब आपने डायरेक्ट रिटर्न लिखा जो कुछ x में और जो कुछ y में, उन दोनों को रिटर्न कर दिया। अब देखिए आपका कोड और भी शॉर्ट हो चुका है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक, ठीक है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही थी एक दो, वो आपको अब नहीं लिखनी पड़ी। तो हमने देखा कि हमारे पास ये प्रोग्राम क्या करेगा, सेम वही काम करेगा जो इससे पहले दोनों फंक्शंस काम कर रहे थे। तो इसकी समझ आ गई आपको कि इसमें क्या हो रहा है, सिंपल x और y ऐड होने के बाद डायरेक्टली रिटर्न हो रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड ब्लॉक समझ आ गया है? ओके गुड। अब जरा देखिए, हम देखने जा रहे हैं हमारे पास जो है, ठीक है, ब्लॉक नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास 4। इसके अंदर आपने और भी शॉर्ट कर दिया है। आपने इसके अंदर क्या किया, आपने किया इंट एड 10 फंक्शन का नेम है, रिटर्न डेटा टाइप इस फंक्शन की इंट है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको x नजर आ रहा है एक वेरिएबल और उसकी रिटर्न डेटा टाइप इंट नजर आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आपने बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी और ये भी वही का वही काम करेगा जो इससे पहले 3 फंक्शन काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर आपने क्या किया, रिटर्न लिखा, उसके बाद x प्लस 10 लिख दिया। डायरेक्ट जो x आया वेरिएबल और आपने 10 किसी को असाइन नहीं किया, कोई वेरिएबल नहीं लिया, आपने डायरेक्ट वो 10 उसके अंदर प्लस किया और रिटर्न करा दिया। तो ये भी आप फंक्शन सेम वही काम करेगा जो आपके पास इससे पहले वाले फंक्शन काम कर रहे थे। जी डियर स्टूडेंट, तो आपको एग्जांपल समझ आ गई है कि हमारे पास रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन कैसे होगी।
अभी आपको हमेशा जहन में रखना है कि रिडंडेंट एलिमिनेशन कैसे परफॉर्म हो रही है, ये आपको जहन में रखना है। इधर समझ आ गई सबको? जी ओके गुड। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो रिडंडेंट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन आपने परफॉर्म किया है, इसी के बारे में थोड़ी सी वो वजाहत दे रहा है, ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अनरीचेबल कोड। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है? एट कंपाइलेशन लेवल, जो कंपाइलेशन लेवल है, द कंपाइलर सर्चेस फॉर इंस्ट्रक्शन, जो कंपाइलर होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, सर्च करता है। रिडंडेंट इन, ठीक है, नेचर, जो रिडंडेंट होती है नेचर के लिहाज से, तो कंपाइलर क्या करते हैं, उनको सर्च करता है। मल्टीपल लोडिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मे कैरी द सेम मीनिंग इवन इफ सम ऑफ देम आर रिमूव। अब कंपाइलर देखता है कि अगर इनमें से कुछ रिमूव भी कर दी जाए तो फिर भी रिजल्ट वही का वही आ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि मूव एक्स आर जीरो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो एक्स होगा वो आपके पास, ठीक है, मूव हो जाएगा आर जीरो के अंदर। फिर उसने लिखा कि मूव आर जीरो टू आर वन, और फिर उसने आर जीरो को आर वन में रख दिया। क्या मतलब? अब देखें, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे आपको समझना है। मूव जो है ये इंस्ट्रक्शन होती है, असेंबली लैंग्वेज में भी आपने पढ़ी होगी, किसी डाटा वैल्यू को किसी रजिस्टर के ऊपर मूव करने के लिए हम मूव की इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। अब आपने मूव की इंस्ट्रक्शन यूज की, उसके अंदर आपने आगे लिखा एक वेरिएबल एक्स, जो आपने असाइन कर दिया आर जीरो में, ठीक है। ये कहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ पे चली गई, आर जीरो में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा मूव आर जीरो, और उसके बाद आपको आर वन नजर आ रहा है कमास के बाद। तो अब जो आर जीरो में वैल्यू हुई वो आपने क्या किया, आर वन में रख दी। तो इसी तरीके से आपके पास क्या हो सकता था, आप डायरेक्ट मूव एक्स आर वन कर देते तो फिर भी ये वही काम हो जाना था। आपने पहले मूव किया एक्स को आर जीरो में, फिर आर जीरो को आर वन में। आप डायरेक्ट, ठीक है, मूव एक्स और आर वन कर दे तो एक्स डायरेक्टली आर वन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से वो क्या करता है, रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन का पता लगाता है और उसके बाद उनको रिमूव कर देता है। अगर उसके बगैर काम हो सकता है तो वो एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जी डियर स्टूडेंट, इधर तक समझ आ गई है? अब हम पढ़ने वाले हैं अनरीचेबल कोड। इधर तक जरा देख लें, आपको समझ आ गई है नहीं? इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अभी तक, इसमें कोई समझ ना आई हो? आप क्या कर रहे हो? एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जरा जब तक देख लें, ठीक है। क्या कर रहे हो अभी? कर लिए सारे? आईटी भी लिख लिए? आईटी का भी करो ना। और आप लोग इकट्ठे बैठ के टेस्ट लिखते हो हमेशा? सुधर जाओ, सुधर जाओ। चले मैं चेक करता हूँ, पता चल जाएगा। वो अच्छा स्टूडेंट है आपका, देखिए वो एक साइड पे बैठा। बुक तो साथ नहीं पढ़ी, बुक साइड रखो, इधर रखो। आपको कोई भी पता नहीं होता, रख दो। स्टूडेंट्स का कभी भी इतबार नहीं होता। चलो खामोशी से काम करें। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया? अभी हमने रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अनरीचेबल कोड भी हो सकता है, जो हमारे पास पीपोल ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर जब ऑप्टिमाइज किया जाएगा प्रोग्राम को तो अनरीचेबल कोड कैसा हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। इधर तक समझ आ गया सबको? गुड। तो अभी आप दोबारा से देख लें, हमने देखा कि हमारे पास रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन क्या थी। आपने इसके अंदर अगर, ठीक है, आपको एग्जांपल समझ आ गई, इसके अंदर जो 4 ब्लॉक ऑफ कोड थे वो आपको समझ आ गए, तो आपको ये वाजे हो गया होगा कि हमारे पास ये चारों ब्लॉक ऑफ कोड क्या करें, सेम काम करें। और जो पहला ब्लॉक ऑफ कोड है अगर उसमें लिखने में 10 मिनट लगेंगे तो आखिरी ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें लिखने में 1 मिनट लगेगा। इसी तरीके से वो अगर, ठीक है, जगह लेगा मेमोरी बहुत ज्यादा तो ये उसके मुकाबले में बहुत कम मेमोरी यूज करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, यूटिलाइजेशन का भी फर्क पड़ जाएगा। जो, ठीक है, हमारे पास क्या होती है जब सीपीयू इसके ऊपर क्या करेगा, वर्किंग करेगा, तो उस लिहाज से भी। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि हमने जो रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन थी उनको एलिमिनेट किया, तो वो कैसे किया आपने ये मुकम्मल देख ली है। तो रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन का मतलब है जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो जिनके बगैर भी काम हो सकता है, आपने उनको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। और फिर आपने आखिर में एक सिंपल एग्जांपल भी देखी है। फॉर एग्जांपल
आपने मूव किया x को R0 में, फिर आपने मूव किया R0 को R1 में। हालांकि आप डायरेक्ट R0 को जो हमारे पास जो R2 में मूव कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मूव x R1, तो वो दो इंस्ट्रक्शन से भी वही काम होगा और इधर एक इंस्ट्रक्शन से भी वही काम होगा। इधर तक पता चल गया है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके गुड। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे पास है अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड ओपन कर लें सब लोग। अनरीचेबल कोड सबने ओपन कर लिया है? जल्दी से बता दें, ओपन कर लिया सबने? डियर स्टूडेंट्स, सबने ओपन कर लिया अनरीचेबल कोड? ओके गुड। तो अनरीचेबल कोड असल में क्या होता है, जरा आप देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि अनरीचेबल कोड इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम कोड का पार्ट होता है। दैट इज नेवर मुफ्तारिक एक्सेस बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हम यूज कर रहे होते हैं उनकी वजह से ये कोड जो है ये क्या होता है, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। प्रोग्रामर मे हैव एक्सीडेंटली रिटन अ पीस ऑफ कोड दैट कैन नेवर बी रीच्ड। और प्रोग्रामर कभी एक्सीडेंटली क्या कर सकते हैं, ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा होता। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने ठीक है, अभी जो पढ़ना है वो है अनरीचेबल कोड। तो हमने देखा कि अनरीचेबल कोड असल में क्या है, नेम से आपको इसमें पता चल रहा है अनरीचेबल कोड। तो हम देख रहे हैं कि जब ऑप्टिमाइजेशन की जा रही होती है तो इसके अंदर कोई कोड अनरीचेबल भी हो सकता है। असल में होता ये है कि कुछ कोड ऐसा हो सकता है प्रोग्राम के अंदर जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ठीक है, प्रोग्रामर ठीक है एक्सीडेंटली, गलती से मतलब क्या करता है, कोई ऐसा कोड लिख देता है जो कि एरर तो नहीं होता लेकिन जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, जो कि अनरीचेबल है, जिसकी तरफ कंपाइलर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे होगा अभी वो आप एग्जांपल जब ठीक है सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, जरा एग्जांपल ओपन कर लें सब लोग जी। इसमें आपको नजर आ रहा है, आपने void रिटर्न डेटा टाइप void है, फंक्शन का नेम add 10 है और उसके बाद आपको int x एक पैरामीटर पास हो रहा है। तो उसके बाद इस ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसकी बॉडी जब स्टार्ट होती है आपने रिटर्न करा दिया x + 10। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फंक्शन के अंदर जब आप रिटर्न कर देते हैं तो वो कंट्रोल उस फंक्शन से एग्जिट कर जाता है और वो दोबारा तब तक वहां नहीं आएगा जब तक उसे दोबारा कॉल नहीं किया जाएगा। तो जहां रिटर्न किया गया इट मीन कंट्रोल तो चला गया वापस। जब कंट्रोल वापस चला गया तो इसके बाद वाला तो काम होना ही नहीं है, इसके बाद वाला काम नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपको रिटर्न x + 10, उसके बाद आपको एक और स्टेटमेंट भी नजर आ रही है प्रिंट f। उसके अंदर आपको नजर आ रहा है वैल्यू ऑफ x इज %d और उसके बाद आपको x नजर आ रहा है। तो ये x जो है इसकी वैल्यू %d की जगह डिस्प्ले होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन ये स्टेटमेंट सिरे से कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, इसकी तरफ कंपाइलर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आपने करा दिया रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये जो फंक्शन है इसे कंट्रोल एग्जिट कर देगा मेन की तरफ। जब ये रिटर्न हो जाएगा तो x और 10 जो होगा इन दोनों को प्लस करके ये वापस चला जाएगा। तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये रीचेबल नहीं है। तो हमारे पास अनरीचेबल कोड भी हो सकता है। ये अब आपको समझ आ गया होगा आई होप। अभी जरा आप इससे आगे पढ़ें, इसके अंदर वो आपको वजाहत दे रहा है इन दिस कोड स्टेटमेंट। ये जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड देखा है, print f statement will never be executed as the program control returns back before it can be executed। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड देखा है इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल तो रिटर्न हो जाएगा और ये इसकी तरफ तो कभी भी नहीं आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि प्रिंट एफ कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, कि जो प्रिंट एफ है ये क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि इसके कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो कंपाइलर क्या करेगा, अनरीचेबल कोड को भी क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। जी डियर स्टूडेंट, तो आपको अनरीचेबल कोड का पता चल गया है। अनरीचेबल कोड सबको समझ आ गया है। अनरीचेबल कोड में आपने देखा कोई ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामर एक्सीडेंटली लिखेगा जिसकी तरफ कंट्रोल जाएगा ही नहीं। ऑप्टिमाइजेशन टाइम पे इस तरह की स्टेटमेंट्स को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके गुड, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको नजर आ रहा होगा, वो हमारे पास है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन।
तो हम देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, इसके लिहाज से जरा देखें। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से कहाँ पे जाना है, ये चीज हम देखेंगे। वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर आमतौर पर फ्लो कंट्रोल से ये भी लिया जाता है, जैसे आप इफ एल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसके अंदर कब, ठीक है, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, कब दूसरी करनी है, कहाँ से कहाँ पे जाना है, कहाँ से कहाँ पे जाना है, तो इस लिहाज से ये जो होता है इसे भी ऑप्टिमाइज किया जा रहा होगा, नो डाउट। तो हम अभी इसी के बारे में देखने जा रहे हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे परफॉर्म होगी। इधर तक सबको समझ आ गया है जी डियर स्टूडेंट्स? तो अब हम आगे, ठीक है, इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे होगा नेक्स्ट। ओके गुड। जी तो हम देखने वाले हैं हमारे पास क्या होगा अब, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। तो बता रहे कि देयर आर इंस्ट्रक्शन, सॉरी देयर आर इंस्टेंसेस इन अ कोड where the program control jumps back and forth without performing any significant task। तो कुछ हमारे पास ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कोड के जहां पर प्रोग्राम क्या करता है, कभी आगे की तरफ तो कभी, ठीक है, उससे पहले वाले कोड की तरफ वो जंप करता है। तो बता रहा है कि दीज जंप्स कैन बी रिमूव्ड, कंसीडर द फॉलोइंग चंक्स ऑफ कोड। ठीक है, तो जहां पर आपने, ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी सिग्निफिकेंट टास्क, मतलब वो जंप कर रहा है लेकिन वहां पर जाकर वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में कंपाइलर इस चीज को भी सामने रखता है कि जब वो कभी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वहां पर अगर कोई काम हो रहा है तो फिर तो है ठीक। अगर वहां पर वो सिर्फ ऐसे ही जंप कर रहा है, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है इधर उधर, जब वो, ठीक है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, जब वो जंप करेगा तो ऐसे कोड को भी क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो चंक्स कहलाते हैं इनको भी क्या करेगा, ठीक है, इन्हें वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इसमें मूव R1 R2, आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ठीक है। आई होप, अल्लाह करेगा कि आपको पता होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन होती है काम कैसे करती हैं असेंबली के अंदर। तो असल में जो R1 है और R2 है, पहली जो, ठीक है, आपके पास वैल्यू होती है, जो दूसरा आपके पास वैल्यू होती है उसके अंदर ये क्या होती है, मूव हो जाती है। तो आपके पास जो R1 है वो R2 में मूव हो जाएगी, और फिर आपने कहा गो टू L1, और जो L1 वाली लोकेशन है ये वहां पर जंप कर जाएगा। इसी तरीके से आपने कहा कि L1 के ऊपर जाकर गो टू L2, अब वो L2 पे जाकर जंप कर जाएगा। इसी तरीके से वो L2 पे जाते हैं और इंक्रीमेंट कर देते हैं R1 का। तो मतलब इसके अंदर वो बता रहे हैं कि आप इसे क्या रिमूव करेंगे, आप जरा आप देखेंगे आगे नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। तो इन दिस कोड लेबल L1 कैन बी रिमूव्ड एज इट passes the control to L2, so instead of jumping to L1 and then L2, the control can directly reach L2 as shown below। तो इसके अंदर आपको पहले आप गए L1 से L2 पे और फिर आप गए L2 से, ठीक है, जहां पर इंक्रीमेंट करना था। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टेप आप अभी देखेंगे नेक्स्ट, वो क्या हो रहा है, आप रिमूव कर रहे हैं जो कि खाम में परफॉर्म किया गया, उसके बगैर भी आपका काम मुकम्मल हो सकता है। आपने मूव किया R1 को R2 में, चले गए आप L2 पे और आपने L2 में डायरेक्ट क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब आप जो L1 था उसे आपने लिए ही नहीं सिरे से, जो लोकेशन 1 आप ले रहे थे, खाम में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पर कोई काम ही नहीं किया आपने, फिर उधर से किसी और जगह पे गए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कंपाइलर क्या करेगा, ऑप्टिमाइजेशन टाइम पे इसे भी वो रिमूव कर देगा। और इसे आपने देखा, इसे क्या कहते हैं, आपने देखा कि इससे चंक्स का नाम दिया जाता है। ओके, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अभी हमने देखा कि हमारे पास कैसे ये वर्किंग हो रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गई है? आई होप कि आप लोगों को फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन भी समझ आ गई होगी। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों ने कर ली है। अब हम इसमें आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो कि हम देखेंगे हमारे पास कोड जनरेशन टाइम पे परफॉर्म होती हैं। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने इसमें अगर देखना है कि जो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास स्ट्रक्चर है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, तो उसके अंदर आपने एक कोड जनरेशन के लिहाज से भी पढ़ा था स्टेप, तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसके अंदर आपने देख लिया कि मुख्तलिफ कैसे होगा। अभी तक आपने देखा DAG क्या होता है,
पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? पीप होल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फिर आप मुख्तलिफ तरह की ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म होगी। पीपल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने क्या क्या देखा? पीपल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने एक तो देखा कि आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास अनरीचेबल कोड भी हो सकता है, उसे भी ऑप्टिमाइज करना है, रिमूव करना है। उसके बाद जो हमारे पास क्या होगा, अभी जो आपने बिल्कुल लास्ट पढ़ा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसा कोड हो सकता है जो कि आपके पास मुफ्त में जाम साफ कर रहे हैं क्या जगह, तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है इसे भी आप क्या करते हैं, इसका भी ख्याल रखते हैं। उसके अलावा आपने देखा था कि जो रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको भी एलिमिनेट किया जाता है। ये सारे काम पीप होल ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आपने देख लेने, बिल्कुल सिंपल है, आपको ये समझा दी है, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एक्सेसिंग मशीन इंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्ट एक सिंपल, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। तो एक्सेसिंग मशीन इंस्ट्रक्शन के लिहाज से जरा देखें, बता रहा है कि दिस टारगेट मशीन कैन डिप्लॉय मोर, हम देख रहे हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शन। असल में देखें, अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं, आपको एक और, ठीक है, जो अहम टॉपिक्स के लिहाज से एक और आपको, ठीक है, पेज होगा जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके अंदर वो है कोड जनरेटर, वो जरा ओपन कर लें। असल अब हमारे पास इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको लाजमी आनी चाहिए। कोड जनरेटर्स क्या होते हैं? आई होप कि अभी तक जो कुछ पढ़ा है, जो अहम था, जो आपने, ठीक है, अभी सुना है, वो आपको समझ आ गया होगा। इसे अगेन अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन देखिएगा, ताकि आप लोगों को इसके अंदर अगर अभी भी कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, इसे याद करना है, और टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट के लिहाज से आपके माइंड में ये स्टोर होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि कोड जनरेटर क्या होगा। जी, ओके गुड, सबने ओपन कर लिया। इसके अंदर आप देखें जरा कि कोड जनरेटर इज, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट मशीन्स रन टाइम एनवायरनमेंट एंड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो कोड जनरेटर जो होता है ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है किस लिहाज से कि अंडरस्टैंडिंग जो होगी मशीन, जो हमारे पास टारगेट मशीन रन टाइम इंस्ट्रक्शन वगैरह एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा उसके लिहाज से। फिर बता रहे कि द कोड जनरेटर शुड टेक द फॉलोइंग थिंग्स, वो बता रहे कि इनटू कंसीडरेशन टू जनरेट द कोड। अब जब कोड जनरेटर ने, अब कोड जनरेटर ने क्या करना है, कोड जनरेटर ने ये काम करना है कि जो सोर्स कोड था उसे उसने टारगेट कोड के मुताबिक कन्वर्ट कर देना है, जो भी टारगेट कोड था। तो अब ये उसी पर फोकस करेगा। हम देख रहे हैं कि ये कौन कौन से काम करेगा। कोड जनरेटर असल में कौन कौन से काम कर रहा होता है, एक तो इसने टारगेट लैंग्वेज के लिहाज से ये क्या करता है, कंसीडरेशन होगी इसके अंदर कि टारगेट लैंग्वेज को वो सामने रखेगा। उसके अलावा IR टाइप हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी से करनी पड़ेगी कई जगहों पे, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी पहले और कौन सी बाद में, ठीक है, कौन सी वैल्यूज यूज करनी, कौन सी वैल्यूज यूज नहीं करनी। तो इस लिहाज से इसे सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन बहुत सारी होंगी तो उनको ऑर्डर भी करना है, अगर उनकी ऑर्डरिंग वगैरह होगी तो वो भी कोड जनरेटर ही कर रहा होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले जरा देखें, हम देख रहे हैं टारगेट लैंग्वेज। द कोड जनरेटर हैज टू बी अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसके अंदर कैसा कोड बनाना है, उसके साथ ये अवेयर होता है कि किस तरह का कोड जनरेट करने जा रहा है। फिर वो बता रहा है कि फॉर विच द कोड इज टू बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जिस लिहाज से कोड को ट्रांसफॉर्म करना है उसके बारे में कोड जनरेटर अवेयर होता है। फिर हम देख रहे हैं कि दैट लैंग्वेज में फैसिलिटेट सम मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू हेल्प द कंपाइलर जनरेट द कोड इन अ मोर कन्वीनियंट वे। तो हमने कहा कि जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है कुछ मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की मदद से फैसिलिटेट कर रही होती है और हेल्प करती है कंपाइलर को कि वो क्या करे, बहुत ही कन्वीनियंट वे में, इजी वे में क्या करे, वो अपना काम कर ले, वो जो इसने जनरेट करना है मशीन की जो भी टारगेट कोड है तो वो इजीली कर सके। जो टारगेट मशीन कैन है आइदर सिस्क और रिस्क प्रोसेसर आर्किटेक्चर। आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर की मेन दो ही टाइप होती हैं, सिस्क भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है। तो हमारे पास जो टारगेट मशीन कोड होगी, ठीक है, जो हमारे पास, सॉरी, टारगेट मशीन जो होगी उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हो रहा होगा
वो सिस्क भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है। तो टारगेट लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे पास ये लैंग्वेज क्या करती है, कोड जनरेटर को हेल्प करती है कि उसने टारगेट कोड जो है वो इजीली कन्वीनियंट वे में क्या करना है, जनरेट करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास है आईआर टाइप। तो आईआर टाइप क्या होता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, हैज वेरियस फॉर्म। जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास आईआर क्या है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। हम देख रहे हैं कि इट कैन बी इन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ये एएसटी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हो सकती है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के लिहाज से भी हो सकती है, या फिर 3R लास्ट आपने पढ़ा भी था उसके लिहाज से भी हो सकती है। तो आईआर टाइप जो आपके पास 3R था, ये आईआर टाइप थी एक तरह की इसमें, सॉरी, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से। उसके अलावा आपने देखा कि ये जो आपके पास 3R था, इसकी जगह आपके पास इसी तरह से और क्या क्या हो सकता है, हमने कहा कि एएसटी भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने देखा सिंटैक्स ट्री भी हो सकता है, और फिर हम देख रहे हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या करना है, कोड जनरेटर ने सिलेक्ट करना है। तो बता रहा है कि द कोड जनरेटर टेक्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एज इनपुट, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के पास आएगी, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शन सेट, और फिर इसे ये टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो बता रहे कि वन रिप्रेजेंटेशन कैन हैव मैनी वेज, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे वेज हो सकते हैं टू कन्वर्ट इट, इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि जो कोड जनरेटर है ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन लेता है और फिर उसे टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कोड जनरेशन है इसके पास इनपुट कहाँ से आ रही होती है, तो नोड और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है, और फिर ये किस में कन्वर्ट करता है, जो कोड जनरेटर है इसने मशीन, जो एक्चुअल आपको टारगेट कोड चाहिए था उसमें वो क्या करेगा, मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो बता रहे कि वन रिप्रेजेंटेशन कैन हैव मैनी वेज, एक ही रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो इट्स, वो बता रहे कि बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोड जनरेटर, लिहाजा ये कोड जनरेटर की जिम्मेदारी होती है टू चूज द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन वाइजली, कि वो जो इंस्ट्रक्शन बनती हैं जिसमें, ठीक है, जो उसने ली इंटरमीडिएट से बहुत सारी, अब उसमें से उसने टारगेट में जब कन्वर्ट करनी है तो जो टारगेट वाली है वैसी की वैसी बनानी है, वही इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो उसने आप क्या करना है, वाइजली जो इंस्ट्रक्शन है वो सिलेक्ट करनी है कि इनमें से कौन कौन सी टारगेट कोड के लिहाज से इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रजिस्टर एलोकेशन, ठीक है, कोड जनरेटर ने आप क्या करना है, ये हमारे पास है खासतौर पर किसने एलोकेट करना है, इसने क्या करना है, रजिस्टर एलोकेशन भी करनी है, इसने वेरिएबल वगैरह के लिहाज से जो आपके पास मेमोरी एलोकेशन आप कहेंगे, वैल्यूज को कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे नहीं स्टोर करना, तो इस लिहाज से वो बता रहा है कि प्रोग्राम हैज नंबर ऑफ वेरियस, वो बता रहे, सॉरी, नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम में आपको बहुत सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ती हैं, मेंटेन करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। टारगेट मशीन आर्किटेक्चर में नॉट अलाउ, ठीक है, ऑल ऑफ द वैल्यूज टू बी केप्ट इन द सीपीयू मेमोरी और द रजिस्टर। जो हमारे पास टारगेट मशीन आर्किटेक्चर है वो आपको अलाउ नहीं करता कि सारी की सारी वैल्यूज एक साथ आप जाकर सीपीयू के रजिस्टर में रख दो। सो वो बता रहा है कि कोड जनरेटर इसमें डिसाइड्स, अब कोड जनरेटर इसका पता लगाता है, इसके लिए डिसाइड करता है इसका, ठीक है, कि व्हाट वैल्यूज टू कीप इन रजिस्टर्स आल्सो, ठीक है, ओके, कौन सी वैल्यूज को रजिस्टर में रखना है। इट आल्सो उतार के इट डिसाइड द रजिस्टर टू बी यूज टू कीप दीज वैल्यूज। अच्छा, इसने दो काम कर रहे हैं, इसमें खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। अब इधर रजिस्टर के लिहाज से हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोड जनरेटर रजिस्टर के लिहाज से दो काम मेन कर रहे हैं। एक तो ये है कि वो पता लगाएगा कि कौन कौन से रजिस्टर्स को यूज करना है, और दूसरा कौन सी वैल्यू कौन से रजिस्टर में स्टोर करनी है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कौन सी, ठीक है, जो वैल्यूज है किस मतलब उसको किस रजिस्टर के लिहाज से आपने लेकर जाना है, और उसके अलावा हमने देखा कि डिसाइड करेगा रजिस्टर टू बी यूज टू कीप दीज वैल्यूज, कि कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यूज कीप करनी चाहिए, स्टोर करनी चाहिए। लास्ट टॉपिक आज का हमारा वो हमारे पास है ऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आप, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे पास कोड जनरेटर है वो इंस्ट्रक्शन को ऑर्डर भी करता है। तो वो बता रहे हैं कि एट लास्ट द कोड जनरेटर डिसाइड द ऑर्डर, जो कोड जनरेटर है ये ऑर्डर को डिसाइड करता है, इन विच द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, कि कौन से, ठीक है, वे से इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो वो जो ऑर्डर होगा
वो ऑर्डर भी ये डिसाइड करेगा। इट क्रिएट्स वो करके शेड्यूल फॉर इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट दैम। और फिर क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेटर है एक शेड्यूल बनाएगा, पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन की क्या एग्जीक्यूट होगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी और फिर कौन सी। तो लिहाजा वो क्या करेगा, इसका ऑर्डर डिसाइड करेगा और फिर उसका एक शेड्यूल बना लेगा कि किस टाइम पे कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गई सबको? तो हमने आज कौन सा पढ़ा आपने, ठीक है, जो आज लेक्चर लिए उसमें हमने एक, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हमने बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स आज आपने एक साथ कवर किए हैं। इसके अंदर आपने देखा मुख्तलिफ कौन कौन से, ठीक है, टॉपिक्स आज आपने डिस्कस किए हैं। तो DAGP पढ़ा है आपने, उसके बाद पीपल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है, उसके बाद आपने कोड जनरेशन के लिहाज से मुख्तलिफ जो